तो सभी को जय हिंद। मैं जुवेश कुमार स्वागत करता हूं आपका डिफेंस अड्डा 24/7 पर। और इंडियन नेवी के लिए क्लासेस हम कर रहे हैं। आज भी मैं आपके लिए इंडियन नेवी और आर्मी में जनरल नॉलेज यानी जीके सामान्य अध्ययन पर आधारित जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं डिफरेंट लेवल के, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग जल्दी से सेशन के साथ जुड़ जाइएगा, सेशन को शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। तो आफरीन, मानशा, मुरारी, शान, संजीत, तनिष, हर्षित तिवारी, तो आप मैं सभी का वेलकम करता हूं आपका डिफेंस अड्डा 24/7 पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैं एक्चुअली अपना चश्मा भूल गया था तो जस्ट चश्मा लेने गया था। ओके, सभी का वेलकम है। शिखा सोलंकी, वरुण ठाकुर। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सेशेल्स। सेशेल्स एक आइलैंड कंट्री है, एक द्वीपीय देश है हिंद महासागर में, और ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। इसकी आपको करेंसी बतानी है और इसको आपको कैपिटल बतानी है। ये मैंने इस वजह से लिया क्योंकि इंडियन नेवी का सेशेल्स पे बहुत दौरा होता रहता है और हम चाहते हैं कि एक हमारा नेवल बेस बने। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। राजेंद्र भोसले को जय हिंद, रिया जय भीम बेटा, करण सकपाल। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका विक्टोरिया, और इसकी विक्टोरिया इसकी राजधानी है और इसकी जो करेंसी है वो रुपी है। अगर आप दक्षिण एशिया में देखें, इंडिया देखें, पाकिस्तान देखें, मालदीव्स देखें, श्रीलंका देखें और सेशेल्स देखें, इनकी कैपिटल आपको रुपी ही मिलेगी। इनकी कैपिटल आपको क्या मिलेगी? रुपी ही मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अभी ये न्यूज में भी है। खैर, आपको यहाँ पे बताना है कि भाई येवरन कौन से देश की राजधानी है। येवरन यूक्रेन की है, आर्मेनिया की है, पोलैंड की है या जर्मनी की है। तो यूक्रेन की राजधानी देखो, यूक्रेन की जो राजधानी है काफी चर्चा में भी है रहती है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव है, ठीक है। और वैसे यूक्रेन जो है ना, जो यूरोप है, ओके, यूरोप इसका सबसे बड़ा देश है। यूरोप का क्या है? सबसे बड़ा देश। अगर आपसे प्रश्न इतना है, देखो ज्यादा आपसे टफ क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ आप लोगों को जानकारी हर चीज की होनी चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर, यानी लार्जेस्ट कंट्री अगर आपसे पूछ लिया जाए, लार्जेस्ट कंट्री यूरोप की, तो आपको आंसर देना है, आपको आंसर इसका क्या देना है? यूरोप, ठीक है। और दूसरी चीज, यूक्रेन को एक उपनाम भी मिला हुआ है। जैसे कल आपको मैंने उपनाम भी आपको बताया था ना। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर तो आर्मेनिया है, बिल्कुल सही। यूक्रेन का एक उपनाम भी है। यूक्रेन का एक उपनाम क्या है? यूक्रेन का उपनाम है कि यूरोप को ना क्या बुलाया जाता है? यूक्रेन को ब्रेड, ठीक है, ब्रेड एंड बास्केट, ठीक है, ब्रेड एंड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता है। ब्रेड एंड बास्केट ऑफ यूरोप। पोलैंड की राजधानी पोलैंड की राजधानी वर्साव है। पोलैंड में अभी नाटो ने एक्सरसाइज करी है जिसका नाम है आपका डिफेंडर यूरोप और स्विफ्ट रिस्पांस। ध्यान रखिएगा इसी तरीके के क्वेश्चन आर्मी में तो शायद नया, क्योंकि आर्मी में तो 5 ही क्वेश्चन आते हैं जीके के, लेकिन इंडियन नेवी में आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे। और अगर आप में से अगला इनटेक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं वायु ग्रुप के लिए, तो उसके लिए भी ये उतने ही इंपॉर्टेंट बैठते हैं। अब बताना है चोरी चौरा की घटना। ओके, चोरी चौरा की घटना जो हुई थी 5 फरवरी 1922 को हुई थी। गोरखपुर जिले में पड़ता है ये चोरी चौरा। 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी। तो ये यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है कि इस चौरा चोरी घटना के द्वारा कौन सा जो आंदोलन भारत में चल रहा था उसका अंत हो गया था। तो आप में से बता सकता है? देखो, भारत छोड़ो आंदोलन ये तो आपका 1942 में हुआ था, तो डेफिनेटली ये तो आंसर नहीं होगा। खेड़ा सत्याग्रह आपका 1918 में हुआ था, ये भी नहीं होगा। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, ये आपका नमक सत्याग्रह है भी हम इसे बोलते हैं, नमक सत्याग्रह। सविनय अनवज्ञा आंदोलन की बात है ना,
ये आपका 1930 में हुआ था, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, जिसमें चरखा और खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बने थे, जिसमें चरखा और खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बने थे, वो बिल्कुल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यस, ऑप्शन नंबर बी, चरखा और खादी। जलियांवाला बाग घटना के बाद ये शुरू हुआ था 1920 में, और फिर चोरा चोरी की घटना में ना हिंसा हो गई थी और गांधी जी ने पूरे आंदोलन को वापस ले लिया था। इसी से ही गांधी जी से नाराज होकर कई सारे युवा, आप जैसे लोग थे, भगत सिंह जी की उम्र उस समय जब ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, मात्र 20 वर्ष के भी नहीं थे, 20 वर्ष के भी नहीं, 13-14 साल के थे, फिर वो क्रांति की राह पे निकल पड़े थे। 15 साल के थे, क्योंकि भगत सिंह जी का जन्म 1907 में, यानी चोरा चोरी घटना के बाद आपका असहयोग आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुई थी। चलिए अगला प्रश्न, विलियम बेंटिक। ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यानी फर्स्ट गवर्नर, ओके, फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो आपको हमेशा क्या नाम देना है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो खैर आपको यहां पे बताना है इनका संबंध किससे था है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो जल्दी से बताओ। जितिन सिंह। तो जितिन सिंह ने बताया है कि गुड इवनिंग मिस्टर राजा, आपका मैं देख रहा था मैसेज। तो एबोलिशन ऑफ सती प्रथा 1829 में ये विलियम बेंटिक एक कानून लाते हैं। इस कानून का नाम होता है रेगुलेशन 17। ठीक है, कानून का नाम क्या होता है? रेगुलेशन 17। और भारत में 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर देता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश वाज वन ऑफ द बेस ऑफ द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान का आधार कौन से कानून को कहा जाता है? भारतीय संविधान का कंकाल, स्केलेटन, कौन से कानून को कहा जाता है? भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कौन से अधिनियम को कहा जाता है? तो जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ध्यान रखिएगा हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या देना है? भारत सरकार अधिनियम 1935। अब यहाँ पर देखो ये जो लिखा हुआ है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसके द्वारा तो भारत को आजाद किया गया था, इसके द्वारा तो भारत को क्या किया गया था? आजाद। और भारत को पूरी आजादी मिली है, 99 सालों की नहीं मिली है, ये कानून पढ़ लीजिएगा। और ये जो है इसमें आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। कभी भी क्वेश्चन आए कि मुसलमानों को या मुस्लिम्स को अलग से चुनावी अधिकार या सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचन कौन से कानून के द्वारा दिया गया था? तो इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरेट यानी सांप्रदायिक निर्वाचन, ओके, प्रदान किया गया था। आपका अंग्रेज ही करके गए हैं डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान, जो आज भी चल रहा है। ओके 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 मिस्टर 81 days English. I will try to explain in English and Hindi as well. Okay, so answer of this question is Government of India Act 1935. Now next question, first English president who presided the session of the Indian National Congress. So answer this question. आप लोगों को बताना है कि कांग्रेस के अध्यक्ष, देखो कांग्रेस के कई सारे अध्यक्ष बने हैं, उसमें आपसे इस तरीके से पूछा जाए, जैसे आपसे पूछा जाए who was the first प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि डब्ल्यू.सी. बैनर्जी जो थे आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये कब बने थे? 1885 में बने थे। ये कब बने थे? 1885 में। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये बताओ फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। और ये कब बने थे? 1888 में, 1887 में बने थे। यहाँ पे पूछा है फर्स्ट इंग्लिशमैन, तो ये जॉर्ज यूल, ये 1888 में बने थे।
फिर आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट फीमेल, ओके, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, तो वो 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। और भी तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हेन वाज फर्स्ट टाइम वंदे मातरम वाज सung इन द सेशन ऑफ द कांग्रेस, कि कांग्रेस के किस सेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। व्हेन वाज फर्स्ट टाइम जन गण मन वाज सung इन द सेशन ऑफ द कांग्रेस, पहली बार कांग्रेस के कौन से सत्र में जन गण मन को गाया गया था। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन, तो जब कंसेप्ट वाइज क्लासेस चलती है या थ्योरी वाइज में लाइव क्लासेस में पढ़ाता हूँ, तो मैं सारी चीजें इसी तरीके से बताता हुआ चलता हूं। तो अगर आपका मन हो तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज यूल। और ध्यान रखिएगा ये जो डफरिन है, ओके, ये वॉइसरॉय था, ठीक है, ही वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन या फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस, of Indian National Congress. So when was Indian National Congress was founded? Okay, when was Indian National Congress was founded? The Viceroy of India was Lord Dufferin. जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा हो। जी हाँ, बिल्कुल आफरीन। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड जितिन। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक सेकंड जरा मेरे को दोबारा से ऐसा करना पड़ेगा। हाँ जी, आप बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर? कि 1919 में कौन सी इवेंट नहीं हुई थी? ओके, विच इवेंट डज नॉट ऑकर इन 1919? अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है, मैं आपको जो पढ़ाता हूँ एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है और आपको समझ में आता है, तो सेशन को लाइक जरूर करेगा। यू हैव टू लाइक माई सेशन इफ यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर एंड लाइक इट। ओके, सो जल्दी से बताइएगा क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताओ। यस मिस्टर आदित्य राणा, क्या है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं, ये भी आपका 1919 में ही हुआ था। और भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, निहत्थे लोगों को मारा गया था, वो 1919 में ही हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही तो जलियांवाला बाग में क्या हो रहा था, लगाई गई थी। और ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है ना, ये आप सभी जानते हो, ये हुआ था आपको 16 अक्टूबर 1905। अभी एयरफोर्स का जो वायु ग्रुप का पेपर हुआ ना, उसमें भी सिंपल इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से वॉइसरॉय ने पार्टीशन ऑफ बंगाल कराया था, तो वॉइसरॉय जो था जिसने पार्टीशन ऑफ बंगाल कराया था, उस वॉइसरॉय का नाम था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, जिसने पार्टीशन ऑफ बंगाल करवाया था। ठीक है, जय हिंद मिस्टर आनंद मिश्रा। जी हाँ बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? अरब, मेरे मुंह से आंसर ही निकल गया। देखो, भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो करा था वो अरब लोगों ने करा था सन 712 ईस्वी में। एक अरब आक्रमणकारी था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। और इस मोहम्मद बिन कासिम ने कहां पर आक्रमण करा था? सिंध पर, जो इस समय पाकिस्तान का एक शहर है, सिंध पर आक्रमण करा था। ओके, बस एक महीने में रिजल्ट आ जाएगा एयरफोर्स का। ठीक है, क्योंकि नवंबर से में तो आपकी ट्रेनिंग है और फिर सेकंड फेज भी तो है। हाँ ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। फिर अरब के बाद फिर तुर्कों ने आक्रमण करा। महमूद गजनवी 17 बार भारत पर आक्रमण करा। फिर महमूद गौरी आया, उसने फिर भारत पर एक तरीके से इस्लामिक रूल की नींव रखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उस शासक का नाम बताइए जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो आप में से जो राजस्थान से हैं वो इस प्रश्न का उत्तर जरूर दे पाएंगे। तो जल्दी से बताइएगा, उस शासक का नाम बताएं जिसने विजय स्तंभ का निर्माण, ये 1438 में बनाया था। और जो उस समय दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को एक राजपूत शासक राणा कुंभा ने रोका था और उसके बाद उसके विजय को
सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने विजय स्तंभ बनाया था। चलिए बिल्कुल नहीं, राणा सांगा जी नहीं, राणा सांगा जी तो आपके पर दादा थे महाराणा प्रताप जी के, ठीक है, राणा सांगा जी नहीं थे, ठीक है, राणा कुंभा जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज रहसो 4 बास 24 गज 3 अंगुल अष्ट प्रमाण, तापे बैठा है सुल्तान, हे अब ना चूको रे चौहान। और पृथ्वीराज चौहान जी तीर चलाते हैं और मोहम्मद गौरी को खलास कर देते हैं, ठीक है, खत्म कर देते हैं। ये आपका पृथ्वीराज रहसो, ये उनके मित्र चंद्र भद्रई ने लिखी है। किसने लिखी है? चंद्र भद्रई जी ने लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गुजरात का में भगवान शिव का एक बहुत पवित्र मंदिर है जिसको हम सोमनाथ मंदिर बोलते हैं। ओके, बहुत पुराना है, कहता है बहुत ही पुराना है जी। कभी सोने का होता था, चांदी का, फिर चंदन की लकड़ी का, और आक्रमणकारियों ने इसको बहुत ही ढाया भी है। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के क्रियाकलापों के बाद इसका निर्माण हुआ। 1991 से ये बनना शुरू हुआ था, मतलब बन के तैयार हो गया था। अब क्या होता है, महमूद गजनवी 1025 पर इस मंदिर को लूटता है, उसको ढा देता है, और ये इसका 16वां आक्रमण था। लेकिन ये वहां से भाग जाता है क्योंकि भीमादेव प्रथम सोलंकी राजपूत शासक था, और उसके डर से फिर ये वहां से भाग जाता। ऑप्शन नंबर ए। भीमादेव सेकंड तो आपका मोहम्मद गौरी को पराजित करते हैं। भीमादेव सेकंड, ये तो मोहम्मद गौरी से, तो भीमादेव सोलंकी फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन, महाड़ सत्याग्रह। एक बार मेरे को समझ नहीं आती, हमारा देश इतना महान है लेकिन कुछ चीजें ना हमारे देश में भी सही नहीं रहती है। जैसे हमारे यहाँ कूड़ा फैलाने वाले को ज्यादा ऊंचा समझा जाता और जो सफाई करता है उसे छोटा समझा जाता है। ये नहीं पता कि अगर वो सफाई वाला सफाई नहीं करेगा तो क्या हाल हो जाएगा। आजकल चल भी रहा था ना भाई, हम कूड़े वाले नहीं, हम सफाई वाले हैं। उसी तरीके से एक और प्रथा होती थी कि अगर कोई जानवर तालाब से पानी पी ले तो जल दूषित नहीं होता था, लेकिन अगर कोई अशूद्र भी नहीं, अछूत, अनटचेबल जिन्हें बोलते हैं, अगर वो किसी तालाब से पानी पी ले तो वो जल दूषित माना जाता था। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो अछूत थे या जिन्हें अनटचेबल्स बोलते थे, उनको सार्वजनिक स्थान पर केवल पानी पीने का अधिकार दिलवाया था 1927। ओके, 1927 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आंसर दो, देखते हैं आप में से कितना लोग इसका आंसर दे पाते हैं। और बताए। ठाकुर वरुण, यस, ऑप्शन नंबर ए। वर्षा पांडे नहीं, 90 क्या कह रहे हो? ओके प्रिंस, ओके जल्दी से बताओ क्या होगा उस क्वेश्चन का आंसर। लगभग एक समान है। यहाँ पर देखो, आपको बहुत सारे रिवर का बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, हमें अपना भारत का नक्शा बनाना पड़ेगा। भारत हमको जान से प्यारा है, हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, इसकी ऊपर जिंदगी कुर्बान है, हिंदुस्तानी नाम हमारा है। ये मेरा इंडिया, ठीक है। अभी आज़ादी का 75 वर्ष बना रहे हैं हम, और यहाँ पर ये है भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश। भगवान शिव के निवास स्थान से उत्तर पश्चिम से एक नदी निकलती है जिसके ऊपर भारत का नाम इंडिया पड़ा है, इंडस रिवर से इंडिया। और इसके पूर्व से यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। इसी के यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको सतलुज बोलते हैं, ये राक्षस ताल से। और यहीं पे ही एक और पवित्र नदी है मानसरोवर, यहाँ से घाघरा नदी निकलती है जो गंगा में जाके मिल जाती है। तो 4 नदियाँ निकलती हैं कैलाश पर्वत के दर से। ओके, ठीक है, भारत माता की जय। बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको क्या देना है इसका, ब्रह्मपुत्रा और सिंधु नदी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा। देखो मेरी क्लास से ना आपको सीखने को बहुत मिलेगा, बहुत ज्यादा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ।
और आप लोगों को पता है मैं बिल्कुल शांति से सहज एक सहज होता है ना, बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा हूँ हा ही मेरे पे नहीं आता, ना ही मैं कर सकता। लेकिन आप बिल्कुल, अगर आप यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं और जवान ही नहीं एक अफसर बनने का भी आपके अंदर इच्छा है, सबसे पहले अपने अंदर विश्वास पैदा करो, क्लास पढ़ो। डेफिनेटली जीके में जनरल नॉलेज, सामान्य अध्ययन, इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप अगर कहीं पे साक्षात्कार यानी इंटरव्यू या एसएसबी में जाओगे तो आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि मैं पढ़ाते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म एस्चुरी। अब ये एस्चुरी क्या होता है? देखो, नदी जब सागर से मिलती है तो दो तरीके होते हैं। एक नदी जब सागर से मिलती है तो वो कई स्मॉल स्ट्रीम या छोटी छोटी धाराओं में ओके कई छोटी छोटी धाराओं में क्या होती है, बढ़ जाती है। इसको हम बोलते हैं डेल्टा। ओके, और आपका अगर नदी सीधा ही सागर में मिल जाती है तो इसको हम बोलते हैं एस्चुरी। एस्चुरी को हम बोलते हैं ज्वार नदमुख। ठीक है, ज्वार नदमुख। अगर आप यहां पर देखो प्रायद्वीप भारत की नदियां देखो, क्या देखो, प्रायद्वीप भारत की नदियां, ये आपका प्रायद्वीप। प्रायद्वीप को हिंदी में प्रायद्वीप बोलते हैं, अंग्रेजी में पेनिसुला। भूमि का हिस्सा तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, अब जरा यहां पर एक चीज ध्यान रखो, यहां से आपका महानदी एम से लिख रहा हूं, यहां से आपका गोदावरी, यहां से आपका कृष्णा नदी और यहां से आपका कावेरी। एम जी के सी इस तरीके से रखेगा। ये जितनी भी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां यानी पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, ये आपका क्या बनाती है बेटा, ये आपका डेल्टा बनाती है। फिर यहां पर देखो आपका इधर नर्मदा, ठीक है, नर्मदा एन, ताप्ती, माही नदी, ये सारी जो आपकी पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट से ईस्ट जो फ्लो करती है, ये क्या बनाती है, एस्चुरी, ज्वार नदमुख बनाती हैं। ठीक है, तो सिंपल। अब यहां पर गोदावरी पश्चिम से पूर्व, कावेरी पश्चिम से पूर्व, महानदी पश्चिम से पूर्व, लेकिन ताप्ती नदी आपका कैसे बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, तो यहां पर, और ये इस क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भाई कि इनका ओरिजिन पॉइंट क्या है या इन पे बांध कौन सा है, इस तरीके से आपसे प्रश्न को पूछा जाता है। अब देखो यहां पर साबरमती भी है, बिल्कुल आफरीन बेटा आपने सही बताया। राष्ट्रपति, देखो हमारे संसद का ना, संसद लोकतंत्र का मंदिर, संसद के सत्र यानी सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सत्र। तो हमारे संसद के जो सत्र है ना, ये 3 सत्र होते हैं। सबसे पहले होता है आपका बजट सत्र, साल के शुरू में होता है बजट सत्र। ये आपका फरवरी से मार्च तक चलता है। और उसके बाद आपका अभी जो सत्र चल रहा है अभी, ये कौन सा है, इसे मॉनसून सेशन बोलते हैं। ठीक है, और मॉनसून सत्र आपका जुलाई से अगस्त तक चलता है और फिर अगस्त में खत्म हो जाएगा। फिर अगला सत्र होगा, इसे हम शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन हम इसे बुलाते हैं। क्या वो, एक सेकंड इसे मैं लिख लूं, इसे हम क्या बुलाते हैं, विंटर सेशन। विंटर सेशन ये आपका नवंबर दिसंबर में होता है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखो और सुनो और समझो, ये संसद का, लेकिन ऐसी कोई स्थिति आ जाए, पहली बात तो संसद के दो सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति इसी चीज का ध्यान रखते हैं। अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और सरकार को किसी कानून को तुरंत प्रभाव से विद इमीडिएट इफेक्ट इंप्लीमेंट करना हो, तो आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट साहब जो है वो ऑर्डिनेंस जारी करता है। ये ऑर्डिनेंस 6 महीने तक लागू रहता है। ओके, 6 महीने तक लागू रहता है। इस बीच इसे संसद पास कर देती है तो अनलिमिटेड रहता है। बिल्कुल सभी लोगों ने एकदम बहुत बढ़िया आंसर दिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे,
ग्राम पंचायत आपका कौन से अनुच्छेद में आता है? जल्दी से बताइए, ग्राम पंचायत आपका कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 51A, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 39A। देखो इसमें तो आपका आता है फ्री लीगल एड, यानी हिंदी में आप इसे लिख सकते हैं मुफ्त कानूनी सहायता। ये आपका आता है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। और इसमें तो आपका आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, यानी मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। और अनुच्छेद 40 में आपका पंचायत से संबंधित आता है, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 40 में आता है आपका पंचायत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मैं तो सभी ऑप्शन आपको बताता हूं। अगर कोई सांसद 60 दिन से ज्यादा संसद नहीं आता, अब्सेंट रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। उसकी सदस्यता क्या कर दी जाती है? समाप्त कर दी जाती है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति पीएसी से बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो लोकसभा स्पीकर करते हैं, और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष से होता है, यानी अपोजिशन से होता है। क्योंकि जो भारत सरकार का जो भी उन्होंने पैसा खर्च करा होता है, सीएजी की रिपोर्ट जो कैग आप सुनते हो, उसको ये जांच करते हैं, उसको इंक्वायरी करते हैं, और इसी वजह से घोटाले भी पकड़े जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पार्लियामेंट ने हमारा कौन सा एक इनोवेटिव सिस्टम शुरू करा है? पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है, ये है आपका 0R। ओके, 0R में क्या है? देखो क्वेश्चन आर में और दो है, एक है प्रश्न काल होता है जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे है 0। सुबह 11 से 12 आपका क्वेश्चन आर होता है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो मंत्री को वहीं खड़ा होकर जवाब देना पड़ेगा। ओके, और इसमें पहले से परमिशन लेनी होती है कोई क्वेश्चन पूछने की। 0 काल में कोई परमिशन नहीं है, जैसा आप मेरे से यहाँ पूछ लेते हो। ठीक है, अब ये मंत्री के ऊपर है कि वो उसका जवाब दे या ना दे, लिखित में दे या मौखिक दे, ओरल दे या रिटर्न आंसर उसे देना होता है। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं तेंजिंग, कोई बात नहीं। और अगर आप लोग मेरे से जनरल नॉलेज, अब मेरे से क्या बहुत सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज है हमारे पास। इंग्लिश की प्रिया उपाध्याय मैम, साइंस की निहारिका मैम, तो आपका करंट अफेयर्स के लिए कीर्ति मैम, मैथ के अंकित सर, साहिल सर का तो रीजनिंग है ही जबरदस्त, फिजिक्स। तो ध्यान रखिएगा, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन नेवी और आर्मी के लिए। ये बैच 22 तारीख से शुरू हुआ है, और आज इसमें मैंने अभी तक यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, एटमॉस्फेयर, अर्थ, और आज मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करी थी। कल भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर है। तो आप Y191 को कोड को यूज करके मात्र 827 रुपए में बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 77% डिस्काउंट के साथ, 77% डिस्काउंट के साथ। तो इसे जरूर ज्वाइन करेगा। लास्ट में मैं बताऊंगा आप इसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। वायु की ध्वनि क्या है? वायु में ध्वनि, देखो जो ध्वनि होती है ना, आप लोग साइंस तो पढ़ते ही होंगे। ध्वनि क्या होती है? एक यांत्रिक तरंग होती है, मैकेनिकल, यानी ये माध्यम पर निर्भर करती है। माध्यम सघन होगा तो कम हो जाएगी, माध्यम विरल होगा तो तेज हो जाएगी। इसलिए आपका क्या होता है ना, ठंड में आपको आवाज कम सुनाई देती है, अजीब सा सुनसानपन रहता है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि माध्यम में वायु की ध्वनि चाल निर्भर करती है तो तापमान पे करती है। ओके, अब गर्मियों में ज्यादा हमें ध्वनि सुनाई देती है क्योंकि हवा क्या होती है? हल्की होती है। सर्दियों में हमें ध्वनि कम सुनाई देती है क्योंकि हवा भारी होती है। घनत्व, डेंसिटी में जो ध्वनि की चाल है वो कम हो जाती है। ध्यान रखिएगा, अगर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। ठीक है, 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। चलिए, यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, खैर मैं बता देता हूं। देखो, हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी व्हाइट ब्लड सेल, या जिसे WBC बोलते हैं। इसमें 5 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जैसे अभी मेरे एक जानकारी में एक व्यक्ति को अभी कोविड हुआ है, तो अब वो कोविड से जो उसकी प्रोटेक्शन होगी
वो ये लिम्फोसाइट करेंगी, क्योंकि ये हमारे शरीर में क्या बनाती है, एंटी बॉडीज बनाती है। आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई कौन सी कोशिका एंटीबॉडीज बनाती है। फिर बेसोफिल्स, ये बेसोफिल्स होता है ना पैरासाइटिक, जैसे चींटी ने काट लिया तो सूज जाता है, ठीक है, आपको किसी ने काट लिया अजीब सा लाल लाल हो जाता, तो बेसोफिल्स ये आपका जो है ना परजीवी या ना पैरासाइट, पैरासाइट के आक्रमण को रोकने के लिए होता है। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा, पिंपल होते हैं ना, पिंपल पिंपल उसमें व्हाइट व्हाइट निकलता है, न्यूट्रोफिल सबसे पहले होता है। इसे तो पुलिस बोला जाता है, क्योंकि अगर आपके शरीर में कहीं पे भी कोई भी इंफेक्शन होगा, छोटा मोटा कट लग गया, तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स पहुंचेगी। लेकिन अगर बड़ा हो गया तब बुलाया जाता मार्कोस को, पैराएसएफ को, गरुड़ को, एनएसजी को। ये होती है मोनोसाइट, सबसे बड़ी कोशिका। जैसे घिसड़ लग गई और आपको चोट लगी, इतना बड़ा आपका खाल छिल गया, तो ये एक शरीर का हिस्सा खुल गया ना, अब यहाँ से पेनिट्रेशन हो सकता है एनिमी का, तो वहां पे शरीर तुरंत डिप्लॉय करता है मोनोसाइट्स को। ये कहते हैं आओ देखेंगे, कीटाणु आते हैं, ये कीटाणु को खाते हैं, अपने आप को ब्रस्ट कर लेती हैं, और वो फिर खुरंट बन जाता है, ब्रूजेस हो जाते हैं, उसे उतारने में भी बड़ा मजा आता है। ओके चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ध्वनि प्रति सेकंड, देखो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वाइब्रेशन, कंपन प्रति सेकंड होती है। ओके, कंपन प्रति सेकंड होती है, उसे वाइब्रेशन हम बोलते हैं, तो वो आपका फ्रीक्वेंसी, इसी वजह से इसको हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 1916 का कांग्रेस का सत्र हुआ था, ठीक है, और ये 1916 का जो कांग्रेस का सत्र हुआ था ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के इस सत्र में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ एक मंच पर आई थी, तो इसे लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है। और इसमें अध्यक्ष जो थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ पैक्ट से या लखनऊ समझौता इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट हम इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की थी, जरा बताएं। शुभम वर्मा, आफरीन, कुंदन कुमार, दुर्गेश सिंह, जल्दी से बताओ। आप बताइएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये कौन से युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लौह युग? ओके, तो जल्दी से बताइएगा क्या है। तो शुभम वर्मा जी ने दिया है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेहा शर्मा जी ने भी, अरे वाह, इसका आंसर क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है, क्या थी? कांस्य युगीन सभ्यता, यानी जो आपका ब्रोंज एज यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी यानी आयरन की नॉलेज नहीं थी। ओके ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपको बताना है कि कौन से 3 वेदों को वैदित्रीय के नाम से जाना जाता है। कौन से 3 वेदों को वैदित्रीय के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल, मेरे को ना बहुत मतलब एक यहाँ पे ना बड़ी खुशी वाली फीलिंग हो रही है जब आप लोग इतने सही सही आंसर देते हो। ऐसा पता लगता है कि मैं सही जगह सही लोगों के साथ हूँ। ठीक है, मेरे को क्या लगता है, मैं सही जगह सही लोगों के साथ हूँ जो सही काम कर रहे हैं। और जब इतना होता है ना, एक बिल्कुल बहुत, आप लोग इसी तरीके से अपने विश्वास के साथ काम करते रहिए। कभी भी ना परिणाम के बारे में मत सोचिएगा, ठीक है, अपने कर्म के बारे में, और करते रहेगा, सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी और जरूर मिलेगी। चलिए बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। जय हिंद मिस्टर कुंदन। तो आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये पहले जो 3 वेद हैं इनको ही वैदित्रीय या त्रिवेदा बुलाया जाता है। जो अथर्ववेद है ना, ये बाकी 3 वेदों से बिल्कुल अलग है। ये वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और एक तरीके से कहें जादुई शक्तियों से संबंधित, तंत्र मंत्र से संबंधित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब दी गई थी? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल टेक इट, और मैं उसे लेकर रहूंगा। तो ये बताओ दोस्तों कि नहीं, तो स्वदेशी आंदोलन तो 1905 में हुआ था, बंगाल के विभाजन के समय। मंडाले इन्हें 1908 में डाला गया था देशद्रोह का मुकदमा लगा के, और वहां पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था श्रीमद् गीता रहस्य।
1916 में इन्होंने होम रूल आंदोलन करा था, वहां पर इन्हें लोकमान्य क्या उपाधि दी थी। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। और आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लगे ना तो सेशन को लाइक जरूर करेगा। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई जब भारत आजाद हो रहा था उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। जब भारत आजाद हो रहा था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष या कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आप बताइएगा कौन थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष। तो ध्यान रखिएगा, आचार्य JB कृपलानी, ये 1946 मेरठ, क्रांति की नगरी मेरठ में क्या थे, अध्यक्ष बने थे आचार्य JB कृपलानी, और ये उस समय कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष थे। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, 1526 की लड़ाई यानी पानीपत की पहली लड़ाई, ठीक है, जिसमें बाबर पहला व्यक्ति था भारत में जिसने तोप खाने का उपयोग करा था, यानी बारूद का उपयोग करा था। तो उसने किसको हराया था, उसने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराया था। किसको हराया था, इब्राहिम लोधी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, लेकिन अगर आप जो सेकंड अग्निवीर वायु का एग्जाम हो रहा है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसका एक फाउंडेशन बैच, क्योंकि इस बार क्या हुआ, 24 जून को भारतीय वायुसेना ने कहा कि हम अग्निवीर का नोटिफिकेशन ला रहे हैं और 24 जुलाई को एग्जाम है। तो एक महीना ही मिला और जितिन सिंह बिष्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमने, ये हमारे लाइव बैच के स्टूडेंट है एयरफोर्स के, हमने बहुत अच्छी इनको तैयारी करवाई और इनका एक महीने, वैसे हमें तो लगा था एक महीना कम है, लेकिन फिर भी अगर आप फाउंडेशन यानी पूरे आधार से पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो या जनरल नॉलेज हो, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। ध्यान रखिएगा, Y191 कोड यूज करके ये 5000 का बैच आप मात्र 840 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इसमें भी आपको पूरा थोरो वाइज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पानीपत का प्रथम युद्ध कौन सी तारीख को हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, ठीक है। पेंसिलिन का आविष्कार, पेंसिलिन क्या है, पहली बात तो पेंसिलिन फंगस यानी कवक से बनाई जाती है। फंगस कवक, मशरूम जो होता है वो भी तो फंगस होता है, कवक होता है, और जो हमारे दांत हो जाते हैं वो भी तो फंगस ही होता है, रूसी हो जाती है वो भी तो फंगस हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर वुड्स ने आपका हाइपोडर्मिक स्विंग, हाइपोडर्मिक सिरिंज बनाई थी। लुइस पास्चर ने आपका क्या बनाया था, रेबीज और टिटनस का इंजेक्शन। और एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक, सबसे पहले अगर वैक्सीन बनी थी तो वो स्मॉल पॉक्स की बनी थी, सबसे पहले जो वैक्सीन बनी थी वो स्मॉल पॉक्स की बनी थी, और किसने बनाई थी, वो एडवर्ड जेनर ने। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। अलेक्जेंडर वुड्स ने आपका जो सुई लगती है ना, ओए बहुत दर्द होता है, ठीक है, हाइपोडर्मिक सिरिंज, ओके। पहले हमें लॉक का रेनिंग है सर, मैं समझा नहीं सर ये क्या कह रहे हो, पहले हमें, अच्छा आपके उधर आसाम में रेनिंग हो रही है, उधर तो हो रही होगी सर, बिल्कुल। ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी, तो जॉर्ज प्रिस्टली ने, और ये इस तरीके के नेवी में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, तो ये वर्गीज कुरियन है, इनका जन्मदिन संविधान दिवस वाले दिन होता है। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो ध्यान रखिएगा, संविधान दिवस को हम भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस, नेशनल मिल्क डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। वैसे एक बार बता दूं, विशाल तिवारी ब्लू रेवोल्यूशन के हैं, अनु कृष्णन आपका ओल्ड रेवोल्यूशन। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था, तो वो आपका रोमर ने मापा था प्रकाश का वेग, ठीक। अगला प्रश्न, विलियम हार्वे ने 1628 में हमारे शरीर में रक्त किस तरीके से सर्कुलेट करता है, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र या रक्त संचरण को बताया था। ओके मिस्टर गेमर्स, जय हिंद सर। ओके चलो
आप बढ़ते हैं, सौर मंडल की खोज किसके द्वारा? तो सौर मंडल की जो खोज है वो गैलीलियो ने ही तो करी थी, और गैलीलियो को तो भाई फादर ऑफ फिजिक्स भी बुलाया जाता है, गैलीलियो को तो फादर ऑफ फिजिक्स भी बुलाया जाता है। फिर किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पे बैठे थे? ये इसी तरीके का क्वेश्चन, और ध्यान रखेगा, अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918, अहमदाबाद मिल आंदोलन, ओके 1918। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी हु लेड सॉल्ट सत्याग्रह, गांधी जी ने जब सॉल्ट सत्याग्रह 1930 में, जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कहा जाता है, उसमें उनका नेतृत्व किसने करा था? तो वो करा था सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू जी भारत की महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको बताना है कि राइट टू लाइफ, ठीक है, यानी जीवन जीने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में दे रखा है? तो अनुच्छेद 21 में आपका जीवन जीने का अधिकार दे रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा एक बहुत अच्छी टर्म है, और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, क्यों मैग्ना कार्टा का मतलब है जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता, तो इसी प्रकार से हमारे मौलिक अधिकार हैं उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो पार्ट थर्ड, थैंक यू मिस्टर राठौड़। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य, जब भी राज्य वर्ड शुरू यूज किया जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट में स्टेट, उसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायत, नगर पालिका सब आता है। तो ये आपका अनुच्छेद 12 में आता है। किस में आता है? अनुच्छेद 12 में आता है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जन गण मन, अभी तो हमें गाना ही है, 75वां स्वतंत्रता दिवस है, तो जन गण मन जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, तो वो एक संपादकीय या बुक कह लीजिए, भारत भाग्य विधाता, उसमें लिखा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दल बदल कानून, अभी ये दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, 52वां संविधान संशोधन वर्ष 1985 में। कब? वर्ष 1985 में इसको जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 21 में आता है। इसे ध्यान रखें, किस में आता है? अनुच्छेद 21 में आता है निजता का अधिकार। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लिख लिया होगा। दूसरी चीज, अगर आप एयरफोर्स का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ये 12 अगस्त से शुरू होगा, तो Y191 डिस्काउंट कोड यूज करके आप 77% पे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इंडियन नेवी और आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑलरेडी चल रहे हैं। इसी वजह से इनका प्राइस हमने बहुत ही कम रखा है, मात्र 827 रुपये। और इन सबको आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इन सबको आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आप अड्डा 247 की वेबसाइट या अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन से भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर आप ऑल कोर्सेज में जाइएगा, यहाँ पर डिफेंस कैटेगरी या सिंपल आप यहाँ पे ऐसे सर्च बार दिया होगा, उसमें सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ डिफेंस कैटेगरी में जाएंगे तो यहाँ पर आपको अग्निवीर इंडियन नेवी, अग्निवीर इंडियन आर्मी, अग्निवीर वायु दिखेगा। किसी एक पे भी क्लिक कर दीजिएगा जो उनसा बैच आपको ज्वाइन करना है। तो ये आपको देखो बैच दिख रहा है, इसका आपको बैच का प्राइस 3600 रुपये है, यानी 3599 रुपये। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप यूज करेंगे कोड Y191 इस कोड को यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो सीधा आपको डिस्काउंट मिलेगा और मात्र 827 रुपये में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये भी बहुत कॉस्टली लगता है ना, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक मैं बात बोल रहा हूं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्या बोला? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जहां इतनी देर आपने बात सुनी, 1 मिनट के लिए और मेरी बात सुन लीजिएगा। करत करत अभ्यास होए जड़ मत जाए सुझान। आप मेरे से पढ़ो यूट्यूब पे, लेकिन आप अपने एग्जाम तब अच्छे से निकाल पाओगे जब आप अच्छे से ना प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या चाहिए? मॉक टेस्ट, यानी टेस्ट से पहले आप उसे टेस्ट करो। तो यहां पर एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको सर्च बार में टाइप करना है डिफेंस, ठीक है, डिफेंस प्राइम, PRIME, ध्यान रखेगा, डिफेंस प्राइम, बस ये आप सर्च करना। ये जो है ना डिफेंस प्राइम, ये बहुत ही आपके लिए जबरदस्त चीज है। इसमें आपको 1 साल के लिए
500 से ज्यादा बायलिंगुअल सभी डिफेंस एग्जाम, एफकेट हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, सीएपीएफ, एयरफोर्स, एक्सवाई ग्रुप, सेलर एंट्री, सबके मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर सबके मॉक टेस्ट मिलेंगे, ये आपको मॉक टेस्ट दिख रहे हैं यहाँ पर, अभी आपको दिख जाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। और ये मॉक टेस्ट में आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगा। ये देखो बीएसएफ का, इंडियन नेवी का, इंडियन एयरफोर्स का, इंडियन आर्मी का। और दूसरी चीज, इसमें आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ ई बुक भी मिलेगी। ई बुक में आपको और कॉन्सेप्ट वाइज चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ये सब आपको मिलेगा मात्र 331 रुपए में, ठीक है। तो आप डिफेंस प्राइम, इसका जो प्राइस है 399 रुपए है, यानी 400 रुपए, लेकिन इसके लिए आपको कोड थोड़ा दूसरा यूज करना पड़ेगा। Y191 तो रहेगा ही, लेकिन इसके साथ आपको स्मॉल s जोड़ना पड़ेगा और इसे अप्लाई करेंगे तो मात्र 331 रुपए में आप ये सारा फायदा उठा सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अपना बढ़िया रहिए, फर्स्ट क्लास रहिए, मस्त रहिए और भारत माता की जय।